हेलो फॉलोअर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन किया था कि कैसे हम लोग बेंचमार्क का जो आरएल होता है उसको हम लोग कैसे सीपीआरएल को ट्रांसफर करते हैं और सीपीआरएल से एचआई बनाते हैं और एचआई से हम लोग कैसे एक्सकवेटेड लेवल और उसके बाद जैसे जैसे उसका लिफ्टिंग होते जाता है, कंक्रीटिंग होते जाता है, वैसे वैसे हम लोग लेवल को ट्रांसफर करते जाते हैं और हम लोग कंक्रीट के टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो हम लोग वहां तक देखे थे और हमने कैसे ऑटो लेवल को यूज करते हैं, कैसे लेवल मशीन से हम लोग लेवल को ट्रांसफर करते हैं। हर चीज को हमने बारीकी से देखा था। हमें नहीं लगता है कि आपको उसमें कहीं कंफ्यूजन होगा। और ऐसे भी हम ऑटो लेवल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। उस वीडियो में हम और डिटेल में जाके हर चीज को बताएंगे। अभी जरूरत के अनुसार से हम लोग अभी जितना जरूरत हुआ उतना हम लोग ऑटो लेवल के बारे में समझ गए हैं। और हमने ये समझा कैसे कैसे हम लोग लेवल को ट्रांसफर करते हैं। तो हमने जस्ट ये इस लेवल से हम लोग इस लेवल तक हर हर लेवल बाय लेवल हम लोग लेवल को ट्रांसफर किए, आरएल को ट्रांसफर किए और उसको स्टाफ रेटिंग में कन्वर्ट करके हमने एग्जीक्यूट किया हर चीज को। अब हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा देखिए, ये हमारा कलवर्ट है। ये कलवर्ट का टॉप, सबसे पहले हम लोग नीचे से चलते हैं। ये हम लोग देख लिए, ये हम लोग एक्सकवेटेड लेवल है, बेड लेवल, ये पीसीसी लेवल और ये राफ्ट लेवल है। फिर उसके बाद ये वाल है, बॉक्स कलवर्ट का वाल है। फिर इसके बाद ये स्लैब है, टॉप टॉप स्लैब है। उसके बाद ये हमारा रोड क्रस्ट है। ये रोड क्रस्ट है जिसको हम लोग कुशन भी बोलते हैं, रोड क्रस्ट भी बोलते हैं, कुशन भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे Cu3 का वैल्यू क्या है और यहाँ Cu4 का वैल्यू क्या है। तो हम लोग सर्विस सर्विस रूट को नहीं देख रहे हैं, हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग एक्सप्रेसवे के पार्ट को देख रहे हैं। तो एक्सप्रेसवे के पार्ट में हमारा Cu3 1556 है। तो यहाँ का वैल्यू जो है 1556 है। ठीक है। और उसके बाद हमारा Cu4 का वैल्यू है जो 2043 है। 2043। तो देखिए हमारा इस रोड का जो हमारा कैम्बर है, स्लोप है 2 - 2 × 5 के रेशियो पे है। मतलब हमारा जो स्लोप हम लोग अगर यहाँ से चलते हैं तो पर मीटर हमारा 2.5 का स्लोप है। ठीक है ना। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे? जैसे हमारा ये 15 मीटर है, तो हमारा जो आरएल यहाँ का आएगा, अभी जो हम लोग आरएल देखे थे, इस टॉप का आरएल से हम लोग स्टाफ रीडिंग को माइनस करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमारा कैसे कैसे ये डाउन हो रहा है हम उस चीज को समझाते हैं। हमारा ये 15 मीटर का है। ठीक है ना। 15 मीटर का है तो 15 × 2.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 15 × 2.5 डिवाइड बाई 100। तो हमारा आया 375। यहाँ यहाँ से हमारा यहाँ तक 375 एवं डाउन रहेगा। पर मीटर हमारा 2.5 है। तो जो हमारा यहाँ का आरएल आएगा, मान लीजिए कि यहाँ का आरएल हम लोग कितना भी पढ़े थे, टॉप का आरएल फाउंडिंग लेवल ये था ना, अभी टॉप फाउंडिंग लेवल, सॉरी फाउंडिंग लेवल एफ आर एल ये था, ये वाला। हाँ, 123,550। 123,550।
अब मान लीजिए हमारा यहाँ का आरएल ये है, यहाँ का ये आरएल है। तो अब हमको स्टाफ का आरएल यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ेगा? तो ये वाला माइनस कर देंगे इस आरएल में। 375 को हम माइनस कर देंगे ये वाला आरएल में। 123, सॉरी, ये 123 हो जाएगा। और 550 में से माइनस आ जाएगा 375। तो ये आ जाएगा 175। मतलब हमारा जो यहाँ मीडियन साइड का आरएल था वो 123.550 था। और यहाँ का जब आरएल देख रहे हैं तो हमारा 123.175 है। अब हमको इसको लेवल को हमको कैसे स्टाफ रीडिंग में हम लोग पढ़ेंगे? मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे कहीं पे स्टाफ हम लोग खड़ा कर देते हैं, ये ट्राइपॉड है, इसको ऊपर हम लोग स्टाफ को हम लोग, सॉरी, हम लोग ऐसे करके लेवल मशीन को हम लोग लेवल मशीन को यहाँ पे लगा के, और यहाँ का जब हम आरएल देखेंगे स्टाफ लगा के, यहाँ का स्टाफ लगा के जब हम आरएल चेक करेंगे, ठीक है, तो जब हम यहाँ से जब ये स्टाफ रीडिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो एचआई बनाए थे, याद है पिछले लेक्चर में हम लोग एचआई बनाए थे। तो मान लीजिए कि हमारा एचआई, अगर हमारा एचआई अगर मान लीजिए कि हमारा बन जाता है, हम मान लीजिए 125.500 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम जस्ट कुछ भी वैल्यू पकड़ के और हम आपको बता रहे हैं, ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए आपको जहाँ पे ऑटो लेवल रखिएगा वहां का एचआई आपको बनाना पड़ेगा। तो एचआई बनाने का प्रोसीजर हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कैसे एचआई बनाएंगे। तो अभी हम लोग एचआई बना लिए हैं, ठीक है ना। स्टाफ रीडिंग एचआई कैसे बनता है? हम लोग सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, उसके ऊपर ऑटो लेवल को रखते हैं, वाटर लेवल मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम लोग स्टाफ को जाके सीपी पे हम लोग स्टाफ रखते हैं, सीपी जहाँ पे छोड़ा हुआ है उसके ऊपर स्टाफ रखते हैं, बीएस का वैल्यू लेते हैं, और सीपी में हम लोग उसको प्लस करके और हम लोग बना देते हैं एचआई। अब एचआई में से हम लोग ए रीडिंग को माइनस करेंगे तो हमको यहाँ का स्टाफ रीडिंग मिल जाएगा। तो ये वाला हाइट हमको पता लग जाएगा कि कितना हाइट तक, क्योंकि हम लोग ये आरएल कैसे निकाले, हम लोग इसके कैम्बर से 2.5 के कैम्बर से हम लोग माइनस किए, तो 123.175 आया, ठीक है ना। हाँ, तो 123.175 आया। अब इसमें 123.175 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या रीडिंग मिलेगा? स्टाफ रीडिंग मिलेगा। और स्टाफ रीडिंग से ही हम लोग टॉप बेड का ये वैल्यू निकालेंगे कि हमको वही स्टाफ रीडिंग बताएगा कि हमारा ये वाला बेड हमको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। वो स्टाफ रीडिंग जैसे जैसे स्टाफ को आप अपने आई आई के सामने रखिएगा ना, आई व्यू के सामने, तो वहां पे क्रॉस हेयर आपको खुद बता देगा कि आपको स्टाफ को कैसे ऊपर लेके जाना है, कैसे नीचे लेके जाना है। 123.175। तो अभी हमारा जो स्टाफ रीडिंग आ रहा है वो 2.325 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से जो रीडिंग पढ़ेंगे, यहाँ का क्रॉस हेयर जब हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे रीडिंग को 2.325 जहां पे हमारा रीडिंग आएगा, हम वहीं पे स्टाफ को फिक्स कर देंगे और वहां पे फाइनल बेड का टॉप लेवल हो जाएगा। और वो हमारा रोड का इंक्लाइनेशन इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ गए हम लोग का टॉप आरएल कैसे कैसे आ गया। हम लोग बेड के ऊपर टॉप काम कर दिए, हम लोग नीचे से ग्राउंड से चले गए। ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रक्चर के पार्ट में नहीं आता, ये हाईवे के पार्ट में आता है। लेकिन हम लोग जस्ट समझने के लिए, क्योंकि हमें हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रक्चर हाईवे से कोई मतलब नहीं है, हमें हर चीज का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर टॉप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग ये सब कैलकुलेशन समझ गए, अब हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। मैं इस चीज का जानकारी मैं आपको पहले भी दिया था कि अगर हम एग्जीक्यूशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं,
तो ये इसकी शुरुआत ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। हम इसकी शुरुआत हम फिजिकली ग्राउंड पे हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेरे मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। हम एक जो हमारा जो रोड का जो भी अलाइनमेंट है उसी अलाइनमेंट में उसी मेजरमेंट में हर चीज का काम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ काम करना है, यहाँ से कलवर्ट का काम करना है, तो हम यहाँ से अपने सर्वेयर को बोलेंगे, चाहे आप ये चीज खुद काम कर सकते हैं या आप अपने सर्वेयर के थ्रू करवा सकते हैं। आप इस पॉइंट को जो फाइनल रोड का टो लेवल होता है, आरओडब्ल्यू होता है, आरओडब्ल्यू से ही आपका सारा मेजरमेंट चालू कर सकते हैं, चाहे रोड का सेंटर से। आपका रोड का सेंटर निकाला जाएगा। हर चीज का मेजरमेंट, अगर मान लीजिए कि आपको सर्वेयर यहाँ का पॉइंट दिया है, तो ये पॉइंट से यहाँ करते, प्लस करते, टेप करते 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 हम लोग यहाँ इस पॉइंट से काम का शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ इसका काम करना है, तो आप इसका फिजिकली मेजरमेंट करिए और यहाँ से काम कर टिपिंग करके आप यहाँ से काम चालू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसको ना करके हमको यहाँ से ही सारा काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना एक्सपर्टाइज है, ठीक है ना। तो हर चीज आप अपने तरीके से, आप अपने सहूलियत के अनुसार से हर चीज कर सकते हैं। ऐसा कोई कुछ रूल्स नहीं है कि आपका शुरुआत वहीं से होना चाहिए। हर स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ये स्ट्रक्चर अलग पार्ट है, ये स्ट्रक्चर अलग पार्ट है, ये स्ट्रक्चर अलग पार्ट है, ये स्ट्रक्चर अलग पार्ट है। तो हर पार्ट को आप अलग अलग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर अलग पार्ट भी नहीं है, तो आप उसमें कैसे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट देके काम को कंटिन्यूटी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम कंस्ट्रक्शन इसी पार्ट में इतना ही स्ट्रक्चर को किए, तो इसमें हम एक्सटेंशन के लिए हम लोग स्टील को छोड़ेंगे, और फिर उसका जो स्टील का लैपलेट का जो फॉर्मूला है, कैसे लैपिंग करते हैं, उसका फॉर्मूला लगा के हम लोग उस स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हमको शेयर की डालना पड़ता है। शेयर की क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंक्रीट है, ये आपका कंक्रीट का टॉप लेवल है। मान लीजिए ये हमारा वॉल है, ठीक है। और हमने इस टॉप तक हमने मान लीजिए कि 1 मीटर की हाइट तक कंक्रीट किया। 1 मीटर की हाइट तक हमने, ये वर्टिकली हमारा ये वॉल है, मान लीजिए ये वॉल है, हम लोग इस हाइट तक कंक्रीट किया। अगर हम मुझे इस हाइट के ऊपर अगर कंक्रीट करना है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको शेयर की देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टील है, ये आपका स्टील है, सॉरी स्टील हम लोग स्टैगर्ड पोजीशन में छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करते हैं, ये सब चीज हम लोग स्टील में रेनफोर्समेंट जब निकालेंगे, बीवीएस निकालेंगे, उस समय हम इस चीज को बताएंगे। लेकिन ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करिए, तो स्टील का ओवरलैप जो स्टैगर्ड पोजीशन में होता है, उसका जो रूल है उस चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा। इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग लैपिंग कैसे करते हैं, लैप लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है। हम लोग आगे का वीडियो में वो सब 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 चीज देखेंगे। और हम लोग जब लैप करते हैं, तो हर एक डाया के अनुसार से अलग अलग का लैपिंग का फॉर्मूला होता है। वो हर फॉर्मूला मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा, कि आपको कभी भी वो भूल नहीं पाओगे। मैं हर चीज एक बेसिक तरीके से बताऊंगा और एडवांस लेवल तक बताऊंगा। कभी भी कंक्रीट का जो फिलअप होता है नेक्स्ट लिफ्ट के लिए, उसमें हम लोग शेयर की देते हैं। शेयर की देते हैं, शेयर की ये जस्ट कंक्रीट का एक समझिए कि ये जो आपका टॉप लेवल है, टॉप लेवल से हम लोग थोड़ा सा नीचे डेप्थ तक कंक्रीट को ये करते हैं। उसमें हम वुडन वुडन एक ये आता है, वुडन 100 बाई 100 mm का एक वुडन रहता है। उसको आप जब कंक्रीट होता है, तो कंक्रीट में उसको घुसा दिया जाता है, और सूखने से पहले उसको निकाल लिया जाता है। जब आप निकालोगे तो इसमें गड्ढा बना रहेगा। तो वैसे ही स्टैगर्ड पोजीशन में वो भी होना चाहिए। हर चीज जो काम करते हैं हम लोग, हर चीज एक स्टैगर्ड पोजीशन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे किया, ये 100 mm का हो गया, ये 100 mm का हो गया, ठीक है। और 100 mm का डेप्थ हो गया, 75 भी रख सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस जैसा आपका डिजाइन का ड्राइंग का ये रहेगा। हमने ऐसे किया। अब स्टैगर्ड में इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे,
जितना बड़ा वॉल रहेगा उसी के अनुसार से हम लोग इसका स्टैगर्ड में हम इसको शेयर की बोलते हैं। शेयर की, शेयर की। हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे हमारा एक वीडियो बनेगा, उसको आप जरूर देखिएगा। हम उस वीडियो को लिंक करेंगे, ठीक है। तो शेयर की ऐसे करते हैं, हम ड्राइंग के अनुसार से हम शेयर की को हम बताएंगे। अगर हमारा ड्राइंग आगे हमारा बैकअप में मिलेगा तो हम उसको खोल के हम उसको दिखाएंगे, और शेयर की क्या होता है उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। शेयर की जस्ट ये हमारा इस टाइप से ही होता है, गड्ढा फॉर्म में होता है, गड्ढा बनाते हैं हम लोग कंक्रीट में। कि जब हमारा कंक्रीट है तो हमारा ओल्ड कंक्रीट और ग्रीन कंक्रीट उसमें अंदर जाएगा और एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है ना। स्टील का तो हम लोग बॉन्डिंग दे रहे हैं, स्टील का बॉन्डिंग मिल रहा है, स्टील का एंकरेज भी मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग ओल्ड कंक्रीट और ग्रीन कंक्रीट में जब हम लोग कोई बॉन्डिंग नहीं मिल पाता है, तो हमको उसको बॉन्डिंग करने के लिए हमको शेयर की देना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शेयर की देते हैं। शेयर की एक जस्ट गड्ढा फॉर्म में होता है, कंक्रीट में हम लोग गड्ढा बनाते हैं, होल बनाते हैं। ठीक है। और उसमें जब नया कंक्रीट जब डालते हैं तो उसमें फिलअप हो जाता है, उसमें फिलअप हो जाता है कंक्रीट। तो ये जब कोई भी इफेक्ट आएगा, सेस्मिक इफेक्ट आएगा, चाहे स्लाइडिंग होगा, चाहे लोड प्रेशर बनेगा, जो वॉल के ऊपर प्रेशर बनेगा, अर्थ प्रेशर आएगा, व्हीकल का प्रेशर आएगा, कैसे भी प्रेशर इंजेक्ट करेगा, तो वाल का मूवमेंट होगा। वो पहला ज्वाइंट और पहला ज्वाइंट और उसके नया जो नया कंक्रीट का करेंगे, जो पुराना कंक्रीट और नया कंक्रीट के बीच में जो ज्वाइंट आएगा, जब ऊपर के प्रेशर आएगा ना तो वो ज्वाइंट शिफ्ट होने का कोशिश करेगा। तो उस शिफ्ट के लिए तो हमारा स्टील है तो वो तो एंकरेज दे ही रहा है, लेकिन हम लोग कंक्रीट का भी एंकरेज देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग कंक्रीट, अगर मान लीजिए हमारा स्टील ना रहे और हम लोग इसमें शेयर की वगैरह ना देते हैं और स्टील ना देते हैं, और हम जब पुराना कंक्रीट के ऊपर अगर कोई नया कंक्रीट डालते हैं ना, तो ये कंक्रीट और ये कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग नहीं रहेगा। आप अगर इसको धक्का भी दे दोगे तो ये कंक्रीट दोनों अलग हो जाएगा। तो हमारा पकड़ बनाने के लिए, हमारा ग्रुपिंग करने के लिए, हमारा एंकरेज करने के लिए, हमारा एंकरेज करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग शेयर की देते हैं। और स्टील का वहां पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए हम लोग कभी भी स्टील को एक उस हाइट तक लैपिंग करेंगे जिस हाइट तक हम लोग को उसका मतलब प्रॉब्लम ना आए, कि कोई भी सिस्मिक इफेक्ट आए, चाहे कोई भी विंड प्रेशर आए, तो उसका प्रॉपर लैपिंग होना चाहिए। प्रॉपर लैपिंग रहने से कभी भी ज्वाइंट नहीं खुलता है और एक पकड़ मजबूत बनाता है। तो इसलिए हम लोग लैपिंग का एक प्रॉपर ध्यान देते हैं, शेयर की का प्रॉपर ध्यान देते हैं। एक साइट इंजीनियर को, एक सुपरवाइजर को ये सब चीज को बहुत ज्यादा बारीकी से देखना चाहिए कि हम जब भी कंक्रीट करें तो उसमें एक शेयर की जरूर डालें, एक नहीं, उसको स्टैगर्ड पोजीशन में करें, एक एक मीटर की दूरी के ऊपर करें। और स्टील का प्रॉपर लैपिंग होना चाहिए उसके डाया के अनुसार से। ठीक है। अभी हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट करते हैं, कैसे शेयर की बनाते हैं, कैसे हम लोग लैपिंग करते हैं, स्टील का लैपिंग करते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक छोटा छोटा वीडियो बना बना के हर चीज को समझाएंगे। इतने बड़े लेक्चर में हाँ आप कहाँ से खोज पाओगे कि हम लोग किस टॉपिक पे कहाँ पे क्या डिस्कशन किए थे। तो हर हर मेन मेन टॉपिक के ऊपर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे और हर चीज को बताएंगे। तो अभी हम लोग ये सब चीजों को समझने के बाद अब हम लोग कंटिन्यू ड्राइंग के ऊपर देखते हैं। अभी हमारा जो ड्राइंग है वो 4 मीटर 608 mm का जो डिस्टेंस है, वो हमको यहाँ पे जो दिखा रहा है वो किस चीज का दिखा रहा है, ये चीज हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फ्यूचर वाइडनिंग का डिस्टेंस है। ये एक्चुअली हमको फ्यूचर में अगर हमारे प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन करने की जरूरत होती है, बढ़ाने की जरूरत होती है, तो हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चर को पहले ही से डेवलप करके रखते हैं, कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं, कि फ्यूचर में अगर हमको कुछ भी जरूरत हो एक्सटेंशन करने के लिए तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्यूचर वाइडनिंग लिखा हुआ है, तो ये जो दोनों वैल्यू है वो उसी के पर्पज से है।
अभी हमारा यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन दिया हुआ है मट्टी का, जो हम लोग इसके ऊपर जो मिट्टी फिलिंग करते हैं उसका स्लोप दिया हुआ है। तो स्लोप का वैल्यू हमारा यहाँ तक आएगा 2:1 का रेशियो में, ये हमारा स्लोप रहता है, ठीक है ना। ये मिट्टी का स्लोप हमारा वर्टिकल अगर 1 मीटर का है, हमारा वर्टिकल 1 मीटर है तो हमारा स्लोप जाएगा ये 2 मीटर, ठीक है ना, 2:1। अगर हमारा ये 2 है तो ये हमारा 4 जाएगा, ये हमारा 3 है तो हमारा 6 जाएगा। इसी टाइप का 1:2 का रेशियो में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर वाइडनिंग के पर्पज से दिया हुआ है। ये हमारा मेटल बीम क्रेसपेरिया है। मेटल बीम क्रेसपेरिया रोड के साइड में रहता है, सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं, कोई भी एक्सीडेंटल पर्पज से लगाते हैं। एक सपोर्टिंग है कि देखिए ऑलरेडी ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है, इसमें बाहरी गाड़ी का आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं रहता है, ठीक है ना। ये ऐसा है कि इसके अंदर कोई भी ट्रैफिक नहीं जा सकता है, कोई भी आप मैंने ऐसे नॉर्मली आप ये है कि जब एक बार आप एक टोल से घुस गए तो सीधे आपको दूसरा टोल पे ही निकलना है, कहीं रास्ते में कहीं आपको निकलने का रास्ता नहीं है। एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का ये ड्राइंग मैं खोल के रखा हूँ। तो एक्सप्रेसवे में ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग गाड़ी यहीं से उतार देंगे, चाहे कहीं से आपको मतलब कोई कच्चा रास्ता रहेगा वहां से निकाल देंगे, चाहे कोई रोड किसी लिंक रोड से कोई भी मैच नहीं रहता है। ये रोड कहीं पे भी ओपन नहीं रहेगा, किसी भी लिंक रोड से, कोई भी विलेज रोड से, कोई भी स्टेट रोड से कोई भी इसका कनेक्शन नहीं रहता है। ये हर एक 50 मीटर, सॉरी 50 किलोमीटर के आसपास में हमारा एक टोल रहता है, और उसी टोल के ऊपर से आप चढ़ोगे और नेक्स्ट टोल के पास उतरोगे। और अगर मान लीजिए कि हमको कोई भी छोटा मोटा गाड़ी, चाहे हमको अगर इस एक्सप्रेसवे के ऊपर नहीं जाना है तो आप सर्विस रोड को आप यूज करके जाएंगे। आपको यहाँ पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है, पूरा बैरिकेटिंग किया हुआ रहता है, पूरा माने बैरियर लगा के मेटल बैरियर लगा के पूरा कवर किया हुआ रहता है कि आप मतलब कोई भी, यहाँ तक कि जानवर भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज को हमको इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे बना गया है, इसमें गाड़ी का स्पीड 100+ रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको पूरा फुल सेफ्टी पर्पज से करके इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, हर चीज पूरा सेफ्टी पर्पज से किया जाता है। तो ये हमारा मेटल बीम क्रश बैरियर हो गया। ये हमारा ईएस हो गया। ईएस मतलब अर्देन शोल्डर होता है, पीएस मतलब पेप्ड शोल्डर होता है। अर्देन शोल्डर और पेप्ड शोल्डर ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है ना। तो अर्देन शोल्डर और पेप्ड शोल्डर का हमारा जो मेनली यूज है कि हम लोग देखिए रोड के साइड में हमारा जो या तो आप बिटुमिनस रोड देख रहे हो या तो कंक्रीट रोड देख रहे हैं, आप उसके साइड में देखते होंगे कि कुछ पार्ट जो होता है वो मतलब व्हाइट पट्टी से बाहर कुछ बना हुआ रहता है, एक्स्ट्रा बना हुआ रहता है। और उसके बाद हम लोग शोल्डर बनाते हैं, रोड का शोल्डर कहीं कहीं पेव्ड शोल्डर किया हुआ रहता है, और नहीं तो कहीं अर्धन शोल्डर किया हुआ रहता है। तो उस टाइप का शोल्डर बनाया हुआ रहता है क्योंकि वो मतलब पूरा गाड़ी पूरा मतलब हमारा कैरेज वे में ना चलेगा, थोड़ा मोड़ा कभी कभी हमारा जो ओवरटेक करता है तो गाड़ी हमारा साइड से भी निकलता है, चाहे यहाँ पे लोगों का मूवमेंट मैन मूवमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई मैन मूवमेंट नहीं है, ये सारा ट्रैफिक के ही पर्पस से यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्रेसवे का ट्राइंग खोल के रखा हुआ है, ठीक है। हमारा जो मेन कैरेज वे है वो 15 मीटर का है। हमारा जो मेन कैरेज वे है ये 15 मीटर का है। हमारा मेन जो ट्रैफिक है इस रोड पे ही चलेगा, ठीक है ना। और ये हमारा इंक्लाइनेशन इसलिए दिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है क्योंकि इंक्लाइनेशन है। अगर मान लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रोड में आर्क होगा, टर्न होगा, इसलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्ट करने के चक्कर में ये हमारा ग्रेडियंट मेंटेन किया है -2.5। ये हमारा हाईवे का डिजाइन का पार्ट है। तो भी हम आपको रफली सारा चीज समझा दे रहे हैं कि ये जो इंक्लाइनेशन इसलिए किया गया है कि कोई भी गाड़ी का स्पीड को मेंटेन करने के लिए उसमें ग्रेडियंट दिया जाता है, कि अगर मान लीजिए ग्रेडियंट नहीं देगा तो स्पीड का बैलेंस नहीं होगा, गाड़ी एक्सीडेंट कर सकता है, बाहर फेंका सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक्सीडेंटल जोन बन जाएगा। इसलिए हम लोग -2.5, ये डिजाइन के अनुसार -2.5 का ग्रेडियंट दिया है कि गाड़ी एक प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो गाड़ी का बैलेंस बनेगा और गाड़ी का स्पीड मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। अब ये चलिए यहाँ का हम लोग एफआरएल देख लिए। ये 750 हमारा यहाँ ये जो हमारा जो मेटल बीम क्रश बैरियर है उसके वहां का ये वैल्यू है 750।
अब हमारा इस पार्ट को मीडियन बोलते हैं। मीडियन मीडियन के डिस्कशन हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे। मीडियन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं मीडियन। तो इसका साइज जो है वो 4 मीटर का है। फिर ये 750 इधर है। ये 750 है जो ये हमारा कर्व का चौड़ाई है। कर्व 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 क्या रहता है, रोड के साइड साइड में कॉर्नर में देखिएगा एक सीमेंटेड ढलाई किया हुआ रहता है, कंक्रीटिंग किया हुआ रहता है थ्रू आउट रोड के साइड साइड में, जिसको हम लोग कर्व बोलते हैं। ठीक है ना, वो कर्व का ये पॉइंट है, ये कर्व, ये वाला कर्व का पॉइंट है ये सब। यहाँ भी उसी टाइप से होगा। ठीक है। अब सेम, जो सेम कैम्बर हम लोग इधर माइनस गए हैं, वो सेम इधर माइनस हो गया है। तो जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों हर रोड के प्रोजेक्ट में कैम्बर इधर माइनस भी होगा और इधर माइनस होगा। हो सकता है कि हमारा कैम्बर पूरे रोड के अलाइनमेंट में इस टाइप के डायरेक्शन में होगा, हमारा रोड का अलाइनमेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और पूरा रोड -3% के कैम्बर से हमारा पूरा रोड का प्रोजेक्ट यहाँ तक बना हुआ होगा, पूरा कैरेज पे। इस टाइप से हो सकता है, जिस टाइप से डिजाइन किया होगा। ये मीडियन हो गया, मीडियन हो गया। तो जैसा डिजाइन करेगा वैसा ही हमारा प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन होगा। तो हर चीज डिजाइन के ऊपर होता है, डिजाइनर जिस टाइप से डिजाइन करेगा उसी टाइप से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। एक साइट इंजीनियर का रोल वही रहता है कि हमारा जो ड्राइंग मिल गया है उसी के ऊपर हम लोग एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, जिस टाइप से ड्राइंग हमको बोल रहा है। अगर ड्राइंग में कुछ कमियां दिख रहा है तो आप तुरंत आप अपने सीनियर इंजीनियर से बात करें। सीनियर इंजीनियर डायरेक्ट अपने डिजाइनर से बात करेंगे। तो इसी टाइप से हमारा ये पूरा पार्ट हो गया। ये पूरा कलवट का पूरा पार्ट हमारा जो हम लोग इधर देख रहे हैं उसी का जस्ट मिरर इमेज इधर है, और कुछ नहीं है इसमें। और आप बढ़िया से समझ गए, ठीक है ना। अब देखिए जो डाटा इधर है वही डाटा इधर है, तो आप सारा चीज समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके ऊपर और कुछ है तो यू थ्रू उधर जो हम लोग देखे थे उधर वही चीज इधर भी है। फ्लेक्सिबल अप्रोच जो हम लोग उधर देखे थे वही फ्लेक्सिबल अप्रोच इधर है। तो हर चीज वही चीज है। अभी हमारा ड्राइंग का सारा जो पॉइंट हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आगे का हम लोग देखेंगे कैसे रिइंफोर्समेंट हम लोग यूज करते हैं। रिइंफोर्समेंट का कैसे कैसे डिटेलिंग किया हुआ रहता है। तो रेनफोर्समेंट के बाद हम लोग उसके ऊपर बीवीएस बनाएंगे। और हम लोग पहले बीवीएस का डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग एक्सेल फॉर्म में कैसे बीवीएस को तैयार करते हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं कुछ परेशानी हो रहा है, समझने में दिक्कत हुआ है, तो आप हमें कमेंट करिए। हम आपका जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा हम उसको दूर कर देंगे। और मुझे इसमें कोई ऐसा चीज बताने लायक नहीं दिख रहा है कि जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने सारा चीज को ऑलरेडी बता दिया हूं। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो हम आगे के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करके हम लोग डिटेल में उसको समझेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए। लोगों को बीच में शेयर कीजिए, जूनियर्स लोगों के बीच में जो नए फ्रेशर्स हैं, जो स्ट्रक्चर फील्ड में नए नए काम करने के लिए घुस रहे हैं। उन्हें बहुत बड़ा टेंशन होता है कि ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टफ होता है। तो थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन आप जब मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ आप पूरा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैं बिल्कुल आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी इंटरव्यू, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू आप बिल्कुल फेस कर लेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां का इंटरव्यू आप बिल्कुल इजी वे में आप फेस करेंगे। तो आप उन जूनियर्स को आप भेजिए, कॉलेज के स्टूडेंट को भेजिए, सिविल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनको बताइए, वो सब चीज देख के समझेंगे ये सब चीज को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को बहुत बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को शेयर करने के बाद मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाइए, जिससे कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।